पहले वाले जो वीडियो में हम देख रहे थे कि हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 कैसे आता है, तो हम जो देख रहे थे कि पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट जो होता है इसमें डिसाइड होता है कि जो है हमारे जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं उनको रिजर्व सीट्स दी जाएंगी, ठीक है। एंड इनकी जो रिजर्व सीट्स जो है इनके नंबर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए गए थे और आपके हिंदू उसमें ही इनको रखा जाएगा। इनको अलग से जो जैसे मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट मिला है वो ऐसे यहाँ पे नहीं मिलेगा। ये था आपका पूना पैक्ट, ठीक है जी। और इसमें फिर हम आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे। एंड नहीं, बिफोर दैट आई वाज टेलिंग यू कि जो साइमन कमीशन है, ठीक है। तो जो हमारा साइमन कमीशन है उसमें क्या बात हुई थी, उसमें क्या जो है चीज़ें निकल के आ रही थी। तो देखो जो साइमन कमीशन है इसके बारे में देख लेते हैं कि ये तो हमें पता था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बाद ये बनी है। उसके जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ये था कि एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाई जाएगी जो कि 10 साल बाद वर्किंग जो है चेक करने के लिए, ठीक है। तो 1929 में ये बननी थी, लेकिन ये आपकी 1927 में ही आपकी स्टार्ट हो जाती है बननी। और इसमें जो है कोई भी कोई भी इंडियन मेंबर नहीं होता है। एंड क्या कहते हैं इसको, इसीलिए सब बॉयकॉट करते हैं इस कमीशन को, बिकॉज इंडियन मेंबर इसमें नहीं होता, ऑल वाइट ये होती है। एंड इसकी जो आपकी रिपोर्ट आएगी वो आपकी 1930 में सबमिट होती है। एंड इसने क्या रिकमेंड किया था, इस साइमन कमीशन ने क्या रिकमेंड किया, इसने कहा कि जो डायरकी है, ठीक है, उसको एबॉलिश कर दो। जो डायरकी आपके प्रोविंसेस में हमने देखी थी कि प्रोविंसेस में जो ट्रांसफर्ड और रिजर्व लिस्ट वाली आई थी, तो वो डायरकी जो है उसको बिकॉज वो इतनी इफेक्टिव नहीं थी तो उसको एबॉलिश करने की बात की गई, राइट। देन इन्होंने रिकमेंड किया कि जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, ठीक है, वो आपकी प्रोविंसेस में उसका एक्सटेंशन, ठीक है, तो एक्सटेंशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस, ठीक है। तो वो और प्लस आपका इन्होंने रिकमेंड किया था कि जो कम्युनल इलेक्टोरेट है, यानी कि सिख, मुस्लिम्स, एंग्लो इंडियंस, क्रिश्चियंस, ये जो है ये कंटिन्यू रहे, ठीक है। और क्या इन्होंने बोला था कि एक फेडरेशन की बात की थी ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स की, ठीक है, एंड प्रिंसली स्टेट्स। अब ये क्या चीज़ है, देखो जो हमारा इंडिया है उसमें आपके कुछ तो प्रिंसली स्टेट्स थी, जैसे ये आपके राजपूताना वाला हो गया इधर, है ना, जैसे राजस्थान में हो गया, और हैदराबाद हो गया, ट्रेवनकोर हो गया, तो ये सब अपनी प्रिंसली है, ठीक है, जो कि 1957 के 1857 के रिवोल्ट के बाद ये पैरामाउंसी में आ गए थे। पैरामाउंसी में क्या होता है कि जो ब्रिटिशर्स की पैरामाउंसी में थे तो उनके जो भी आपके अफेयर्स हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड ऑल, वो सब आपके जो है ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गए, ठीक है। एंड वैसे ओवरऑल जो है प्रिंसली स्टेट्स का ही वहाँ पे रूल रहेगा, लेकिन जो है उनके जो भी एक्सटर्नल अफेयर्स एंड ऑल, बाकी सारी चीज़ें जो है वो ब्रिटिशर्स के हाथ में थी। और बाकी जो थी ब्रिटिश इंडिया, जो डायरेक्टली फिर ब्रिटिश इंडिया की टेरिटरीज थी, ठीक है, एक तो वो हो गया जैसे बंगाल ब्रिटिश इंडिया की टेरिटरी हो गया, है ना, वो दिल्ली वाला एरिया हो गया, तो ये सारी तो ब्रिटिश इंडिया की आ गई। और बाकी जैसे जोधपुर और बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स थी, अगर आप इंडिपेंडेंस के बाद टाइम के देखो अराउंड 565 तो इंडिया में ही गई हैं, बाकी आपके पाकिस्तान में भी गई होंगी, राइट। तो ऐसे फिर कुछ बांग्लादेश में भी होंगे, राइट। तो काफ़ी सारी प्रिंसली स्टेट्स भी थी। तो इसमें रिकमेंड किया साइमन कमीशन ने कि एक तो डायरकी को एबॉलिश करें, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का एक्सटेंशन इन द प्रोविंसेस एंड कम्युनल इलेक्टोरेट एंड फेडरेशन ऑफ द ब्रिटिश इंडिया एंड योर प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। तो ये इसमें बात होती है। ये आपकी फिर फाइनली जो है इसके बाद आपकी जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट आएगी, और प्लस जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज होंगी, जिसमें फर्स्ट वाले में तो INC नहीं जाएगा, सेकंड में जाएंगे, ठीक है, गांधी जी जाएंगे विद समबडी एल्स ऑल्सो, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, और थर्ड वाली फिर से बॉयकॉट करेंगे, ठीक है। एंड बॉयकॉट करके ही तो हमने CDM लॉन्च किया था, राइट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। तो उसके अलावा भी बहुत सारे इवेंट्स हुए थे जो हमारे स्पेक्ट्रम का पार्ट है। तो आपकी जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में जो भी बातें हुई थी, प्लस इन दोनों के बेसिस पे, साइमन कमीशन की रिपोर्ट के बेसिस पे एक वाइट पेपर जो आता है ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, जो कि
फर्दर मतलब कमेटी वगैरह में भेजा जाता है एंड फाइनली वो आपका बनेगा कुछ रिकमेंडेशंस एंड सम चेंजेस के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो हमें ये पढ़ना है कि इसमें क्या प्रोविजंस थी, ठीक है, व्हाट वर द प्रोविजंस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो काफ़ी आगे हम आ गए हैं और मैं आपको इस वीडियो के एंड में एक कंप्लीट रिविजन भी मैं आपको एक वर्बली बताऊँगी कि हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है, एक क्विक रिवीजन टाइप भी हो जाएगी। जितने भी हमने 1773 से जितने भी एक्ट्स देखे वो सारा मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो हम आते हैं 1935। देखो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो 1935 वाले में क्या होता है कि इस टाइम पे कौन है, थोड़ा सा एक बार मतलब हमें पता भी होना चाहिए, लॉर्ड विलिंगडन है, ठीक है, एक आइडिया होना ही चाहिए, पूछ भी सकते हैं, ठीक है, पूछ भी सकते हैं। तो लॉर्ड विलिंगडन है और ऑब्वियसली आपको ये, अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है लक्ष्मीकांत, तो आपको सेलियंट फीचर्स वाले चैप्टर में पता होगा कि इसी से हमारा मेजॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स जो भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स वो हमने यहीं से लिया, 1935 से लिया। मेजॉरिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव जो फीचर्स एंड ऑल वो सब हमने यहाँ से लिए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, ठीक है। देन इसमें मैं आपको बताती हूँ कि ये, हाँ, और ऑब्वियसली हमने इतनी सी, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितना बड़ा है, तो ऑब्वियसली दिस डॉक्यूमेंट जो है ये वाला, दैट इज़ वेरी बल्कि, ये खुद ही बल्कि डॉक्यूमेंट है, लेंदी था, डिटेल्ड डॉक्यूमेंट था, इसमें काफ़ी सारे स्केड्यूल्स थे, इसमें बल्कि 10 स्केड्यूल्स थे, 321 इसमें सेक्शंस थे। अब ये इन्फॉर्मेशन याद रखनी है क्या? नो, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट है वो है इसकी प्रोविजंस, ठीक है। तो इसकी प्रोविजंस हम देखते हैं, दूसरे पेज पे करते हैं। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसकी प्रोविजंस क्या है, इसमें क्या था, सबसे पहला है कि ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की गई थी। ऑल इंडिया फेडरेशन, जो कि आपने अभी देखा कि साइमन कमीशन में क्या बोला था कि एक फेडरेशन बनाए, एक ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स का एक फेडरेशन बनाए, ठीक है। तो इसमें आपकी जो है फेडरेशन कैसे रिकमेंड की थी, उन्होंने कहा था ऑल इंडिया फेडरेशन जो बनेगी उसमें आपके रहेंगे प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है, और आपका ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। तो ब्रिटिश इंडिया के जो आपके प्रोविंसेस हैं, और उस टाइम पे कुछ ऐसे प्रोविंसेस भी होते थे, ऐसे रीजन्स भी होते थे जो चीफ कमिश्नर के अंडर थे, ठीक है, चीफ कमिश्नर के अंडर थे, तो चीफ कमिश्नर वाले प्रोविंसेस, ठीक है। तो एक ये हैं दोनों ब्रिटिश इंडिया के ही, एक तो प्रिंसली स्टेट्स वाले हो गए, ठीक है, और एक नॉर्मल प्रोविंसेस, ये दोनों ब्रिटिश इंडिया के अंडर ही हैं, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया के अंडर ही हैं प्रोविंसेस, तो जो गवर्नर के अंडर हैं, गवर्नर्स प्रोविंसेस बोल सकते हो आप, ठीक है। तो गवर्नर्स प्रोविंसेस एंड योर चीफ कमिश्नर्स वाले प्रोविंसेस, ठीक है जी। तो ये जो है इन तीनों का एक कॉमन फेडरेशन बनाने की बात कर रहे थे, बट इन्होंने कुछ कंडीशन रखी थी कि ऐसी स्टेट्स जहाँ पे 52 सीट्स जो है आपके जो राज्यसभा है अग्री, मतलब ऐसी स्टेट्स, राज्यसभा मीन्स यहाँ राज्यसभा तो नहीं है ऑब्वियसली, जो आपकी स्टेट, जो आपका बायकैमरलिज्म था ना, तो जो ऊपर वाली जो होती है स्टेट वाली जो काउंसिल थी, तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स में आपकी एटलीस्ट 52 स्टेट्स होनी चाहिए, ठीक है। 52 देखो सॉरी मैं बता देती हूँ, स्टेट्स विद 52 सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स अग्री टू ज्वाइन, ठीक है। तो ऐसी स्टेट्स, इनकी कम से कम मतलब कि आपकी जो है 52 सीट्स वाले जो है जिनकी वहाँ पे है काउंसिल ऑफ स्टेट में, वो दे आर अग्री टू ज्वाइन एटलीस्ट 52, एंड देन एग्रीगेट पॉपुलेशन इन द अबव, इसी में अगर जो टोटल पॉपुलेशन है वो आपकी कम से कम 50% होनी चाहिए, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप 2-3 बार एक बार फिर से दोबारा पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। मैं भी शायद थोड़ा सही से नहीं बता पा रही, दोबारा बताने की कोशिश करती हूँ। देखो ऐसी स्टेट्स जिनके लाइक द स्टेट्स विद 52 सीट्स इन द, ये हमारा जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है उसमें आपकी 52 सीट्स होनी चाहिए, ठीक है, ऐसी स्टेट्स, एंड 52 सीट्स वाले माने चाहिए, और कम से कम भी ये जो टोटल जो आपकी पॉपुलेशन है वो 50% को एटलीस्ट जो है रिप्रेजेंट कर रही हो। मतलब आपकी जो है एक नॉर्मल मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं कि कम से कम 50% मेजॉरिटी में आपकी जो है रिप्रेजेंट कर रहे हो इतनी पॉपुलेशन को, मतलब इतनी रिप्रेजेंटेशन वाले जो है लोग मानेंगे तभी। तो एक्चुअली हुआ क्या, प्रिंसली स्टेट्स ने मना कर दिया था
ठीक है। तो आपका ये जो कंडीशन है ये फुलफ़िल नहीं हुई कि आपकी इतनी जो सीट्स वाली और 50% मतलब टोटल जो है रिप्रेजेंट कर रहा हो ये 50% पॉपुलेशन को, तो ये आपका जो है फुलफ़िल नहीं हो रहा था। प्रिंसली स्टेट्स ने खुद ही मना कर दिया। प्रिंसली स्टेट्स ने बोला कि नहीं, हमें नहीं बनना फेडरेशन का पार्ट, तो ये आपका नहीं हुआ फाइनली। ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या बोला था कि 3 लिस्ट बनेंगी। ऑल इंडिया फेडरेशन में क्या बोला था, 3 लिस्ट बनेंगी। ठीक है। एक हो गई फेडरेशन, मतलब कि जैसे यूनियन होती है अभी, और दूसरी प्रोविंशियल जो कि अभी स्टेट लिस्ट हैं, और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है। प्लस इन्होंने रेसिडुअरी पावर जो दी गई थी, वो रेसिडुअरी पावर्स जो है वो आपके वाइस रॉय को दी गई थी। ठीक है। ये सेम ऐसे ही हमारा मैकेनिज्म है अभी भी। यूनियन है, ठीक है, देन हमारी स्टेट लिस्ट है अभी अगर देखो तो, और ये कॉन्करेंट वाली है, और रेसिडुअरी पावर किसके पास है, सेंटर के पास है। तो ये आपका फेडरेशन था। लेकिन जो है आपका, अगर आप कॉन्करेंट लिस्ट की बात करो, अच्छा अगर क्वेश्चन वैसे आए कि ये कॉन्करेंट लिस्ट वाला पार्ट हमने यहाँ से लिया है या इसका मेथड, तो नहीं, हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। वो हमारा पॉलिटी का पार्ट है कि हमने जो कॉन्करेंट लिस्ट वाला जो सीन है ये हमने ऑस्ट्रेलिया से कॉपी किया, राइट। देन जो फेडरेशन है वो तो कभी आया नहीं, बिकॉज प्रिंसली स्टेट्स ने मना कर दिया। तो इसीलिए क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ने मना कर दिया है फेडरेशन, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1935, ठीक है, इसके हिसाब से काम आगे नहीं हुआ। काम किसके हिसाब से हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसी के हिसाब से आपका चलेगा टिल योर 1946। ठीक है, टिल 1946 जब आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, ठीक है, तब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है, तो उस तब तक आपका ये 1919 वाला ही जो है इसी के थ्रू होगा, क्योंकि ये कभी आपका फेडरेशन बना ही नहीं, और कभी भी ये प्रिंस स्टेट्स ने तो मना कर दिया था, इसलिए बना ही नहीं था। देन डायरकी, इसी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की एक और प्रोविजन थी कि जो डायरकी है उसको ख़त्म कर देंगे। कहाँ पे ख़त्म कर देंगे भाई, जो ऑब्वियसली प्रोविंशियल लेवल पे बनी थी, तो प्रोविंशियल लेवल पे जो डायरकी है उसको ख़त्म कर देंगे। दूसरा प्रोविजन था कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देंगे, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देंगे, ठीक है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देंगे। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, कि अब जो है आपका डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, सेंटर का कंट्रोल कम हो रहा है, ऑटोनॉमी, तो यस वी गॉट डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो इससे आप डिसेंट्रलाइजेशन आप बोल सकते हो। देन जो है अब डायरकी जो है इसमें रिकमेंड किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कि जो है प्रोविंसेस, उनसे तो डायरकी हटा दो, यहाँ से डायरकी हटा दो, लेकिन ये डायरकी जो है सेंटर पे ले आओ। ठीक है, सेंटर पे ये डायरकी लाने की बात की गई थी, लेकिन ये हुआ नहीं। ठीक है, ये डायरकी, बट ये नॉट हैपेंड, ये नहीं हुआ। ठीक है, और फिर बाय कैमरलिज्म जो 1919 में बाय कैमरलिज्म जो हमारा बाय कैमरलिज्म, यानी कि जो आपका जैसे आज राज्यसभा लोकसभा है, वैसे आपका वहाँ उस टाइम पे था काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड ऑल, तो वो जो है आपका बाय कैमरलिज्म इन्होंने पहले सेंटर पे था 1919 से, अब हमारा 1935 में जो है प्रोविंसेस के लिए भी बोला गया, नॉट ऑल बट सम प्रोविंसेस। ठीक है, तो वो कौन कौन सी थी, 6 of 11, तो जो है आपकी 11 प्रोविंसेस में से 6 में बोला गया था कि बाय कैमरलिज्म आएगा। कौन कौन सी थी, जैसे कि याद रखना हो तो बी एंड बी। ठीक है, सो बिहार, बंगाल एंड योर बॉम्बे। ठीक है, एंड MAU, माऊ, माऊ क्या है, M से मद्रास, असम एंड यूपी उस टाइम यूनाइटेड स्टेट्स नहीं था, वो ये यूनाइटेड स्टेट्स कह रही हूँ, उत्तर प्रदेश नहीं था, वो यूनाइटेड प्रोविंसेस था, सॉरी। ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंसेस, तो वो ये यूनाइटेड प्रोविंसेस, असम, मद्रास, बंगाल, बॉम्बे, BBB। ठीक है, यहाँ पे लाने की बात की गई थी, सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात की गई थी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है किसके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स, तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स किसके लिए, डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए इन्होंने दिया था, बोला था, लेकिन हमने नहीं हुआ था ये। ठीक है, हुआ नहीं था, क्योंकि इसके हिसाब से नहीं चली ना फिर गवर्नमेंट, तो 1919 के हिसाब से चल रही थी। इन्होंने वुमेन के लिए भी बोला, ठीक है, देन लेबर और वर्कर के लिए भी बोला। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। देन आपका है काउंसिल ऑफ इंडिया,
जो आपकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट याद है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया, ये जब हमारा 1858 एक्ट में बना था, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया 1858 एक्ट में बना था, उसके पास एक काउंसिल थी, राइट। तो वो काउंसिल जो है वो हटा दी गई, एबॉलिश कर दी गई, और उनको जो है इनको सिर्फ एडवाइज़र दे दिए गए, ठीक है, कि आपके पास सिर्फ एडवाइज़र्स रहेंगे। ओके, देन आपकी जो है फ्रेंचाइजी, मतलब वोट करने का अधिकार, वो कम से कम भी 10% पॉपुलेशन के पास आपका आ गया। ओके, देन आरबीआई इम्पॉर्टेंट है, आरबीआई आता है इस टाइम पे। देन इन्होंने बोला सीपीएससी और ये जो आपके प्रोविंशियल पीएससीज, ठीक है, जैसे स्टेट पीएससीज जो है हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन, वो एंड जॉइंट भी बोला गया था, इसी में आपका जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की भी बात हुई थी। देन फेडरल कोड की भी बात हुई थी, फेडरल कोड जो है 1937 में बना था, लेकिन हमारा जो है वो, बट सुप्रीम कोर्ट अगर आप देखोगे वो कब बना है अपना, 26 जनवरी 1950, उसी दिन जिस दिन हमारा रिपब्लिक डे। ओके, तो ये था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। तो इसके बाद आगे इसके बाद हम पढ़ेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ठीक है, 1947 का। बट बिफोर दैट कुछ इवेंट्स हुए थे, उसको थोड़ा समझना ज़रूरी है ताकि हमें वो अच्छे से समझ आए कि वो उस एक्ट में कहाँ तक कैसे और हम कैसे पहुँचे, ठीक है। वैसे तो हिस्ट्री का ही पार्ट है, पर थोड़ा सा तो पता ही होना चाहिए, जो हमारे लक्ष्मीकांत में एटलीस्ट लिखा है। सो 1934 में हमारा एम.एन. रॉय, ठीक है, एम.एन. रॉय क्या है, अ पायनियर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। इन्होंने जो है सीपीआई वो बनाया था ना ताशकंद में, तो इन्होंने जो है पुट फोर्थ द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो इन्होंने आपका कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात की थी, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात किसने की थी, एम.एन. रॉय ने की थी सबसे पहले 1934 में ही। एंड फिर क्या हुआ कि 1935 में जो है आईएनसी ने ऑफिशियली फिर ये डिमांड किया था कि हमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली खुद की चाहिए, इन्होंने डिमांड की, ठीक है, कि हमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाकर दो। और फिर उसके बाद कुछ साल बाद, 3 साल बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, इन्होंने डिक्लेयर किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन टू बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस बाय अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द एडल्ट फ्रेंचाइजी बेसिस, ठीक है। क्या डिक्लेयर किया इन्होंने कि जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो बनना चाहिए वो बिना किसी बाहरी आउटसाइड इंटरफेरेंस के बिना बनना चाहिए, और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पे इलेक्शन हो, और वो इलेक्ट हो के मेंबर्स जो हैं वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूट करें, ठीक है। ये जवाहरलाल नेहरू ने डिक्लेयर किया था। तो फिर 1940 में जो है मार्च 1940 में हमारा जो है लाहौर रेजोल्यूशन आया था बाय द मुस्लिम लीग, ठीक है। तो इन्होंने इसी में पहली बार डिमांड की थी हमें सेपरेट स्टेट चाहिए फॉर मुस्लिम। क्या बोला था इन्होंने, सेपरेट स्टेट्स फॉर मुस्लिम। देन आपके 1940 में यहाँ पे इस टाइम पे लिनलिथ ग्लो है या गो है, लिनलिथ गो है आई गेस, लिनलिथ गो है 1940 में। और इन्होंने जो है मतलब इन्हीं के टाइम पे जो है अपना ऑगस्ट ऑफर आया था, ठीक है, ऑगस्ट ऑफर आया था। तो ऑगस्ट ऑफर ने जो है ये जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की डिमांड जो है मान ली थी, ठीक है जी, एक्सेप्टेड कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, ठीक है, ओके। और मैं एडिशनल आपको एक और चीज़ इसमें बता देती हूँ कि ऑगस्ट ऑफर में, मतलब एडिशनल क्या बता रही हूँ मैं, तो स्पेक्ट्रम का ही बता रही हूँ जो इन जनरल है, कि एक तो इन्होंने बात की थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो इन्होंने ऑगस्ट ऑफर में क्या बोला था कि मेनली इंडियंस, ठीक है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, मेनली इंडियंस, मतलब
सारे के सारे इंडियंस नहीं होंगे, सोलली वर्ड नहीं था यहाँ पे, सोलली वर्ड नहीं था, मेनली इंडियंस रहेंगे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो ब्रिटिशर्स अपना भी यहाँ पे दिखाना चाह रहे थे कि हम भी हो सकते हैं, राइट। तो दूसरा इन्होंने डोमिनियन स्टेटस बोला था कि हाँ ठीक है, तुम्हें हम डोमिनियन स्टेटस देंगे। डोमिनियन स्टेटस की डिमांड जो है इन्होंने एक्सेप्ट कर ली। इन्होंने बोला यही हमारा ऑब्जेक्टिव है फॉर द इंडिया, ठीक है जी। और इन्होंने एक और चीज़ बोली थी कि जो वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, ठीक है, उसमें हम मेजॉरिटी में इंडियंस रखेंगे, ठीक है, मेजॉरिटी में इंडियंस रखेंगे। तो मेजॉरिटी में इसमें इंडियंस रहेंगे, ठीक है। तो ये अपना अगस्त ऑफर में आया था। तो हमने क्या देखा कि 1934 में एम.एन. रॉय ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की थी। 35 में आईएनसी ने डिमांड किया कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना के दो फॉर्मली। फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला कि इलेक्शन के बेसिस पे होना चाहिए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पे, ठीक है। एंड जो है लिलित फिर 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन बाय द मुस्लिम लीग एंड सेपरेट स्टेट की मुस्लिम्स के लिए डिमांड की। फिर 1940 में अगस्त ऑफर आता है एंड CDE, ये तीन चीज़ें ये बताते हैं। C इज़ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेनली इंडियंस, D इज़ डोमिनियन स्टेटस एंड E इज़ एग्जीक्यूटिव काउंसिल को हम बड़ा कर देंगे, ठीक है, इंडियंस ले आएंगे उसमें। उसके बाद हमारा ये हो जाता है 1940 के बाद, ठीक है। तो क्या कहते हैं, उसके बाद हमारा जो है ये तो माना नहीं जाता है। तो 1942 में क्रिप्स क्योंकि जो है आपका अगस्त ऑफर तो कांग्रेस ने तो रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। इनफैक्ट नेहरू जी ने बोला था कि जो आपका डोमिनियन स्टेटस है ये कॉन्सेप्ट डेड एज अ डोर नेल, ठीक है, ये बोला था। एंड मुस्लिम लीग जो है तो उन्होंने भी इसको एक्चुअली मना ही कर दिया था, ठीक है। तो आपका अगस्त ऑफर जो है वो माना नहीं जाता, मना कर दिया जाता है। तो फाइनली आपके इंडिविजुअल सत्याग्रह वगैरह शुरू हो जाएगा, राइट, इंडिविजुअल सत्याग्रह, ठीक है। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह में जो दिल्ली चलो मूवमेंट जिसमें विनोबा भावे जी थे, ये इन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया था। फिर नेहरू जी थे सेकंड, एंड थर्ड जो थे ब्रह्मदत्त जो गांधी जी के आश्रम में एक इनमेट थे, उन्होंने थर्ड वो थे। तो इन्होंने ये है इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी स्पेक्ट्रम का पार्ट है। देन मतलब वो तो हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे या जिसने भी पढ़ा होगा। तो उसके बाद आपका जो है फिर फाइनली क्रिप्स मिशन आएगा, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन में क्या होता है कि क्रिप्स मिशन में मेनली जो होता है कि इंडियन का जो है सपोर्ट लेना चाहते थे वॉर। अभी वॉर बैकड्रॉप में क्या चल रहा है अपना, स्टार्ट होने वाला है, हो गया है जो है वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। तो ये चाहते थे कि इंडियंस का सपोर्ट लिया जाए, इसीलिए इन्होंने क्रिप्स मिशन भेजा, ठीक है। तो इन्होंने जो है जो भी इसमें था वो मैं बता। तो इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमने अगस्त ऑफर में देखी थी, ठीक है, वही इन्होंने बोला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसमें पहले मेनली इंडियंस बोले थे, यहाँ पे बोला सोलली इंडियंस देंगे, सोलली इंडियंस, ठीक है। वहाँ पे मेनली बोला था, यहाँ सोलली वर्ड यूज़ करते हैं ये, ठीक है। एंड अभी भी इन्होंने यही बोला था कि डोमिनियन स्टेटस की बात की थी, ठीक है, अभी भी इन्होंने डोमिनियन स्टेटस की ही बात की है। लेकिन डोमिनियन स्टेटस में इन्होंने ये भी बोल दिया कि इंडिया जो है फ्री टू डिसाइड इट्स रिलेशन विद द कॉमनवेल्थ एंड फ्री टू पार्टिसिपेट इन द UN, कि आप UN में फ्री हो पार्टिसिपेट करने के लिए। कॉमनवेल्थ जो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का पार्ट है, तो उसमें भी आपकी ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का भी आपको पार्ट होना है या नहीं उसका। तो डोमिनियन स्टेटस की वैसे बात की थी, राइट। एंड देन आपका जो है मेनली इंडियंस की जगह पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सोलली इंडियंस। बट प्रॉब्लम क्या थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इन्होंने दो चीज़ें बोली थी कि मेनली सोलली इंडियंस हैं, लेकिन आधे जो होंगे वो नॉमिनेट रहेंगे, ठीक है, 50% नॉमिनेटेड एंड योर 50% जो है वो इलेक्टेड मेंबर रहेंगे। और ये नॉमिनेट कौन करेगा, प्रिंसली स्टेट वाले जो हैं वो करेंगे, ठीक है। और इलेक्ट कौन करेगा, प्रोविंशियल असेंबलीज करेंगी, प्रोविंशियल असेंबलीज करेंगे, ठीक है, असेंबलीज। तो ये बोला गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस तरीके से बनेगी, ठीक है जी। और इसमें ये भी बोला था कि जो गवर्नर जनरल की पावर है वो इंटैक्ट रहेगी एंड योर डिफेंस ऑफ इंडिया ब्रिटिश हैंड्स में रहेगा, ठीक है। बट इनमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन के सब्जेक्ट हैं उनको
मतलब कि इसमें ये बोलता है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो नया कॉन्स्टिट्यूशन तभी एक्सेप्ट करेगी जब दो कंडीशन मीट होंगी। पहला कंडीशन कि अगर कोई भी प्रोविंस चाहती है, लाइक एनी प्रोविंस विच इज़ नॉट विलिंग टू जॉइन दी यूनियन, वो अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन और एक सेपरेट यूनियन बना सकती है। मतलब कि अगर कोई भी कोई भी प्रोविंस ये सोच रहा है कि उसको जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं बनना है, बनाने का, यूनियन में ज्वाइन नहीं होना चाहता, तो वो अपना अलग से बना ले। समझ रहे हो? ठीक है, आप अपना अलग से बना ले, मतलब ये साफ साफ बोल रहे हैं कि जिसे अलग होना है अपना अलग हो सकते हैं। ये एक कंडीशन डाल दी इन्होंने। और दूसरा बोला था कि जो है माइनॉरिटीज़ के लिए इन्होंने कुछ बोला था, तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अभी। माइनॉरिटीज़ का से रहेगा, तो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की बात जो है मान के चलेंगे, राइट। तो ये था, ठीक है। तो ये जो है इस पर जो है आपकी कांग्रेस तो ऑब्वियसली गुस्सा करेगी कि ये तो आप एक, उन्होंने सीधा बोला था कि ब्लूप्रिंट है टू द इंडियन पार्टीशन। ठीक है, आप सीधा बोल रहे हो जो बना इंडियन यूनियन का पार्ट नहीं बनना चाहते वो अपने अलग हो जाए, अपना अलग से बना लें कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये इसलिए फेल हो गया। ठीक है, प्लस डोमिनियन स्टेटस की यहाँ पे बात की गई थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिमांड कर रहा था इंडिया उस टाइम पे, तो ये आपका फेल हो गया था मिशन। ठीक है जी। एंड गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक भी बोला था। फिर कुछ नहीं, फिर इसके बाद तो इसके बाद मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनी रहे कि हम क्या पढ़ रहे थे। हम 1935 से हम एकदम से 1947 पे कैसे पहुँचे। ठीक है, अगर हिस्ट्री मतलब एक रिवाइज कर रहे हैं टाइप हम कि क्या क्या हुआ था, क्या क्या इवेंट्स हुए थे, राइट। तो क्रिप्स मिशन, क्रिप्स प्रपोजल जो है फेल हो गया था। फिर गांधी जी ने और उन्होंने अपना क्विट इंडिया मूवमेंट जो लॉन्च कर दिया, जो कि मोस्टली लीडरलेस था क्योंकि पहले ही दिन सारे लीडर्स अरेस्ट हो गए थे, राइट। फिर हमारा 1946 में जो है कैबिनेट मिशन प्लान आएगा, और कैबिनेट मिशन प्लान जो भी स्कीम बताएगा, ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान आता है, तो कैबिनेट मिशन में जो भी बातें होंगी वो फाइनली मुस्लिम लीग जो है वो उनको पसंद आ जाती है और वो मान जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारी फिर और कौन था इस टाइम पे, वेवल अपना, ठीक। तो जो आपका कैबिनेट मिशन प्लान है इसमें मतलब इन्होंने कुछ ग्रुपिंग्स की बात की थी, ठीक है, जो कि हम हिस्ट्री वाले में पढ़ेंगे। तो ग्रुपिंग की बात की गई थी कि ये कुछ ग्रुपिंग्स बताई गई थी, और फाइनली वो जो है मुस्लिम लीग पहले एक्चुअली जो है कांग्रेस मानी थी, एंड देन फिर अपना मुस्लिम लीग मानी थी। नहीं, पहले, सॉरी कंफ्यूज कर दिया मैंने, पहले मुस्लिम लीग मानी थी और कुछ ही दिन बाद फिर कांग्रेस ने मान लिया था, उन्होंने हाँ कर दिया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, फिर इसकी बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बननी थी। ठीक है, तो इसकी के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बननी थी, और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए जो है वोट करे गए, और ये डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, राइट। बट ये डायरेक्ट इलेक्शन नहीं थे, डायरेक्ट नहीं थे। हमने पहले ही पढ़ा था कि प्रोविंशियल असेंबली की बात कर रहे थे, वो करेंगे इसमें। तो प्रोविंशियल और फिर प्रिंसली स्टेट, ठीक है, ये इन लोगों ने आपके नॉमिनेट, इन्होंने इलेक्ट और इन्होंने नॉमिनेट करके लोग भेजे थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। तो आपकी ये जो बनी थी, ये एक्चुअली जो इसके इलेक्शन होते हैं, तो अब ये थोड़ा सा आपको नंबर्स याद रखने पड़ेंगे। तो आपका ये जो है जुलाई अगस्त में, आपका जुलाई अगस्त 1946 में आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए इलेक्शन होते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए। डायरेक्ट इलेक्शन नहीं थे, ये प्रोविंसेस ने किया था डायरेक्टली। ठीक है, तो इलेक्शन जो होते हैं इसमें आपकी 389 टोटल सीट्स होती हैं, जिसमें से जो है 296 और फॉर ब्रिटिश इंडिया एंड रेस्ट फॉर प्रिंसली स्टेट्स। ये नंबर्स याद रखने हैं, 389 टोटल, 296 ब्रिटिश इंडिया एंड 93 फॉर प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स। तो ये जो थे ये तो नॉमिनेटेड थे, यही पहले बात हुई थी ना कि ऐसे ही बनवाएंगे। और कौन से प्लान में आया था ये, अपना अगस्त ऑफर में बोला गया था आई गेस, मेनली इंडियंस एंड, नहीं इसमें बोला था, सॉरी क्रिप्स मिशन में बोला गया था। ठीक है, तो फाइनली वही था कि हाँ इलेक्टेड और नॉमिनेटेड वाला, और वो पार्टली वाला नहीं था, हाफ हाफ नहीं किया। 296 ब्रिटिश इंडिया एंड 93 प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन के बेसिस पे एक्चुअली बन रही है। तो इसमें जो था 296 ब्रिटिश इंडिया वाली, तो इसमें आपकी
फर्दर 292 जो है वो गवर्नर के प्रोविंसेस थे, और आपकी कुछ 4 जो थे वो आपके चीफ कमिश्नर वाले प्रोविंस थे। चीफ कमिश्नर वाले प्रोविंस ये गवर्नर के प्रोविंसेस 298, एंड देन 93 इसमें प्रिंसलीज। ये जो गवर्नर के प्रोविंसेस है ना फर्दर, ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर ये तो 4 चीफ कमिश्नर के प्रोविंसेस से आएंगी, 93 आपके यहाँ से नॉमिनेट होके आ रही हैं, तो ये जो 292 है यहाँ पे आपका डिवीजन था कि कुछ आपके इसमें जैसे सिखों की, कुछ मुस्लिम्स के लिए इलेक्टोरेट था, है जनरल था, तो इस तरीके से था, सिख एंड मुस्लिम एंड जनरल इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन था, इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन, राइट, पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में थी ये सीट्स। ओके, तो फाइनली जो है नवंबर 1946 में ये कॉन्स्टिट्यूट होती है। 1946 में आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होगी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूट होगी, एंड ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे। अब इसमें सीट्स किसको कितनी मिली ये भी हम देख लेते हैं। कांग्रेस को सीट्स मिली थी 208, मुस्लिम लीग को मिली थी 73, ठीक है। ये नंबर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये वाले हैं, ये वाले, ये जो डिवीज़न है, ठीक है। और ये भी मतलब थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, बाकी एक बार आप वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितने इंपॉर्टेंट है। ये हो गया 15, ठीक है। तो ये जस्ट ये है कि दिखाने के लिए कि मुस्लिम लीग जो है उसके पास 73, कांग्रेस के पास इतनी, और अदर 15। ये 296 वाला जो एक्चुअली 292 वाला जो डिवीज़न है हम वो देख रहे हैं, ठीक है। और 93 प्रिंसली स्टेट्स की सीट्स तो थी, और वो जो थी वो नॉमिनेटेड थी, पर वो आपकी जो 93 सीट्स हैं प्रिंसली स्टेट्स की वो कम्प्लीटली फिल ही नहीं हुई थी, मतलब सब ने नॉमिनेट नहीं किया था, ठीक है। तो नॉट कम्प्लीटली फिल्ड, वो सब ने नॉमिनेट नहीं किया था। तो फाइनली जो कॉन्स्टिट्यूट होती है नवंबर 1946 में, एंड और ये तो मैंने आपको बता दिया था कि जैसे ये नॉमिनेटेड है और वो इलेक्टेड हैं, ये 292 और ये 4, तो ये जो इलेक्टेड है 292 एंड 4 वाली, ये जो है इलेक्टेड है, ये किसके बेसिस पे हैं, जो आपकी प्रोविंशियल जो है आपके प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं, ठीक है। तो इसमें जो MLAs वगैरह हैं उन्होंने इसको जो है वोट किया है प्रोपोर्शन पॉपुलेशन के हिसाब से, जो भी उनके ठीक है जो कम्युनिटीज़ हैं उनमें वो वोट कर रही थी, ठीक है। तो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं थे, ओके। तो यही इसी के बेसिस पे आपकी जो है इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी, ठीक है। अब ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है, तो ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है एक्चुअली ये जो है वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे, यही आपके वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के ये मेंबर थे, ठीक है। ये इंटरिम गवर्नमेंट जिसमें कह सकते हो आपकी वाइसरॉय जो है हेड है, और जो नेहरू जी है ना, जवाहरलाल नेहरू जी, वो आपने बन गए थे इस इंटरिम गवर्नमेंट के वाइस प्रेसिडेंट, इस इंटरिम गवर्नमेंट के वाइस प्रेसिडेंट। फिर 9 दिसंबर 1946, क्या ये डेट याद रखनी है? तो यस, ये डेट याद रखनी है। 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई थी, ठीक है। और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट किया था, बनाई, सब कुछ हुआ, वोट इलेक्शन वगैरह हुए, लेकिन मुस्लिम लीग नहीं आई। क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान चाह रहे थे, उन्होंने कहा पाकिस्तान की डिमांड करने लग गए। और सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं इनको टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया जाता है, टेम्पररी प्रेसिडेंट। अच्छा, और ये टेम्पररी प्रेसिडेंट हम किसको फॉलो कर रहे हैं? फ्रेंच प्रैक्टिस को, फॉलोइंग द फ्रेंच प्रैक्टिस, क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग थे, ठीक है, सबसे जो पुराने इंसान हैं, तो उस हिसाब से सच्चिदानंद सिन्हा जी को आई थिंक यही बेसिस था। तो फ्रेंच प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए बनाए गए थे। और लेकिन बाद में कौन बने थे हमारे, ये तो सबको पता है, राजेंद्र प्रसाद जी बने थे, ठीक है। पहले भी यही थे, बिफोर द मतलब इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले भी राजेंद्र प्रसाद थे और बाद में भी थे, तो यही बने थे हमारे प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी। लेकिन टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी, ठीक है। और फ्रेंच प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए वो हमने बनाए थे। और उसके बाद हमारे जो है 2 वाइस प्रेसिडेंट थे, वो भी हम देख लेते हैं। पहली मीटिंग हुई थी तब हमारे ये अपने वाइस प्रेसिडेंट, तो कौन थे वाइस प्रेसिडेंट?
जब पहली मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे कौन बने, फिर हमारे बने एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी, ठीक है, एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. दूसरे पेज पे बताते हैं, एच.सी. मुखर्जी दो थे, ठीक है, एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णमचारी, कृष्णमचारी, ये थे, ये दोनों थे वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। आपके कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फर्स्ट मीटिंग में ये सब डिसाइड हो गया। देन आपकी 13 दिसंबर डेट भी याद है, याद रखनी है। इस दिन नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था एंड उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बेसिस पे हमें जो है प्रियम्बल, हमारा जो है वो प्रियम्बल बना है, ठीक है, इसी के बेसिस पे पास किया था, मूव किया, पास नहीं मूव किया था, मतलब लेकर आए थे, प्रस्तावित किया था। और जो है आपका उसके बाद आपके जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है बाद में पास होता है दूसरे सेशन में, इसी के कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के दूसरे सेशन में 47 में ही आपका पास होगा, ठीक है। तो अगले मतलब अगले मंथ में उसमें, बट हमें याद रखना है कि ये आपका पास हुआ था। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में आपके फंडामेंटल्स एंड फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, ठीक है, इसमें जो है ये आपकी वर्डिंग्स आप बुक से पढ़ना, तो उसमें लिखी हुई हैं जो भी है, तो ओके। इसी के बेसिस पे आपका जो मॉडिफाइड वर्जन है वो दैट फॉर्म्ड योर प्रियम्बल, ओके। और बाकी मैं थोड़ा सा एक डिटेल में बता देती हूँ क्या क्या था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में, मतलब एक वैसे बता देती हूँ, डिटेल में नहीं, कि जैसे प्रमोट करना पीस एंड वेलफेयर, ठीक है, क्या क्या था इसके वर्डिंग्स, प्रमोट पीस एंड वेलफेयर, ठीक है। और था इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक की बात की गई थी, इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक। फिर फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। और क्या बताया था, ऑल पावर डिराइव फ्रॉम पीपल, ऑल पावर डिराइव फ्रॉम पीपल, यही हमारे प्रियम्बल में भी लिखा है। देन जस्टिस भी था इसमें, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। फिर इसी में था कि जो ट्राइबल, ठीक है, माइनॉरिटीज़, बैकवर्ड क्लासेस, इन सब की प्रोटेक्शन, ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस, इन सब के सेफ गार्ड बनाने, सेफ गार्ड्स, ठीक है। तो जस्टिस ये तो डायरेक्टली प्रियम्बल में है, पीपल वाला भी अथॉरिटी डायरेक्टली प्रियम्बल में है, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। देन इंडिया जो है सोवरेन रिपब्लिक, तो सोवरेन रिपब्लिक ये भी आपका प्रियम्बल में है। फिर प्रमोट द पीस एंड वेलफेयर, ओके। और हाँ बस इसमें यही है, बाकी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में एक दो पॉइंट और होंगे तो वो आप बुक से देखना, बेसिक यही था, ठीक है। फिर आते हैं कि ये आपकी मीटिंग वगैरह हो गई, उसके बाद फाइनली जो है 20 फरवरी 1947 को अराउंड इसी डेट पे जो है क्लीमेंट जो है ब्रिटिश पीएम क्लीमेंट एटली, ठीक है, तो वो डिक्लेयर कर देते हैं कि जो ब्रिटिश रूल है इन इंडिया वो ख़त्म हो जाएगा बाय जून 1948। तो उन्होंने 30 जून 1948 बोला था कि इतने में हम अपना जो है यहाँ से अपना रूल हटा देंगे, ठीक है। अब यहाँ से जो है मुस्लिम लीग ने डिमांड शुरू कर दी कि भाई एजुटेशन ही कर दिया उन्होंने, तो अपने को पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और फिर 3 जून जो है 1947, इस दिन क्या होता है, 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान आता है, ठीक है, पार्टीशन का जो इसे हम प्लान कहते हैं। तो माउंटबेटन का जो प्लान है फाइनली इस दिन मान लिया जाता है कि हाँ ठीक है ये पार्टीशन प्लान रखते हैं, एंड और उसी दिन आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है 1947 जो अब हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो वो अब हम पढ़ते हैं। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, तो इसमें इसकी फीचर्स क्या हैं, सबसे पहला यही कि हम एंडेड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इट एंडेड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इट डिक्लेयर्ड इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन स्टेट फ्रॉम, और इसी में इसमें डेट दे दी गई थी 15 अगस्त 1947 से आप जो हो जाओगे इंडिया जो है, एक तो ब्रिटिश रूल आपका ख़त्म हो रहा है और इंडिया को इंडिपेंडेंट सोवरेन डिक्लेयर कर दिया, इंडिपेंडेंट सोवरेन इस दिन से होंगे, ठीक है, इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन, ओके। फिर इन्होंने जो वॉइस रॉय का ऑफिस है उसको एबॉलिश कर दिया, ठीक है, वॉइस रॉय का ऑफिस जो है वो एबॉलिश कर दिया।
और क्योंकि स्टार्टिंग में आपको डोमिनियन स्टेटस दिया गया है, तो इंडिया इंडिपेंडेंस कहाँ पे थे हम, सॉरी ना, एक्चुअली मैंने कोई आ गया था तो मैंने वीडियो थोड़ा सा पॉज कर दिया था, एक सेकेंड। ओके, मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। हम देख रहे थे कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में ब्रिटिश रूल ख़त्म कर देंगे, इंडिया को इंडिपेंडेंट सॉवरेन बना देंगे, ठीक है। वॉइसरॉय का ऑफिस जो है एबॉलिश कर दिया गया और डोमिनियन स्टेटस किया। तो स्टार्टिंग में जो है डोमिनियन स्टेटस मिला था, तो जो डोमिनियन स्टेटस है, ठीक है, तो हर एक डोमिनियन मतलब पाकिस्तान और आपका इंडिया, इन दोनों के लिए गवर्नर जनरल रखे गए, ठीक है। तो जैसे पाकिस्तान का तो पाकिस्तान ने तो मना कर दिया था कि हमें जो है हमने जो है माउंटबेटन जी को ही बोला था कि आप बन जाओ, ठीक है। हमने उनको रिक्वेस्ट की कि आप ही बनोगे, तो हमने जो है जो अपना न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया है उनके जो है अपने माउंटबेटन हो गए और पाकिस्तान के तो जिन्ना थे, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू जो है फर्स्ट पीएम थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, फर्स्ट पीएम इंडिपेंडेंट इंडिया के जवाहरलाल नेहरू थे। एंड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है आपकी एज एन फर्स्ट पार्लियामेंट अगर आप बोलोगे तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ही अपनी फर्स्ट पार्लियामेंट की तरह एक्ट कर रही थी, ठीक है। और इसमें और क्या चीज़ें हुई थी एंड कि हाँ, ये जो गवर्नर जनरल है, ये बोला गया था कि जो गवर्नर जनरल है ये अपॉइंट किया जाएगा बाय द ब्रिटिश किंग ऑन द एडवाइस ऑफ द डोमिनियन कैबिनेट। तो जो डोमिनियन बने हैं इनकी जो कैबिनेट होगी, दैट मीन्स जो इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है। तो इंडिया में जो भी हमारे लोग हैं वही प्लस पाकिस्तान के, तो यही आपके जो हैं कैबिनेट जो हैं वो यही डिसाइड करेंगे और ये आपके किंग को बताएंगे और किंग फिर वो अपॉइंट करेंगे, ठीक है। देन फुली सोवरेन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कैन रिपील एनी एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये भी बात की गई कि जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स कई बार आपके एग्जाम में आ सकता है डायरेक्टली कि ये बोला गया था, ठीक है। इस एक्ट में था कि जो फुली सोवरेन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो कोई भी एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई भी एक्ट जो है वो रिपील कर सकती है, यस कर सकती है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है ब्रिटिश उसका वो कर सकती है, राइट। देन ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया, तो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इसकी क्या ज़रूरत है, अब इसको हटा दिया गया, ठीक है। एंड इसके जो भी फंक्शन थे वो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स, फिलहाल उस टाइम के लिए जो है सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स उनको ट्रांसफ़र कर दिए गए, कॉमनवेल्थ अफेयर्स, ठीक है। तो उनको जो है इनके फंक्शंस जो है वो ट्रांसफ़र कर दिए गए। फिर क्या किया कि जो पैरामाउंटसी है, ठीक है, हमने जो पढ़ा था कि पैरामाउंटसी जो प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर ब्रिटिशर्स की थी वो आपकी जो है वो ख़त्म कर दी गई, ठीक है, उसका लैप्स हो गया। एंड बोला गया जो ट्रिटी रिलेशंस है विद द ट्राइबल, इनके जो है ट्राइबल एरियाज से रिलेटेड जो है जो इन्होंने कुछ ट्रिटीज़ वगैरह की थी वो भी इन्होंने लैप्स कर दी गई, ठीक है। तो फिर इम्पॉर्टेंट है कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है पॉलिटी के टर्म्स में, प्रिंसली स्टेट्स को बोला फ्रीडम है, या तो इंडिया में जाना है इंडिया में जाओ, पाकिस्तान में जाना है पाकिस्तान में जाओ, और अपना अलग से रहना है, इंडिपेंडेंट रहना है तो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो, ठीक है। और यही कारण है जो फिर बाद में इंटीग्रेशन करवाया गया था और ऑलमोस्ट 565 तो माउंटबेटन की हेल्प लेके और हमारे वी ए मेनन जी जो हैं और अपने पटेल जी, ठीक है, इन्होंने और पटेल जी ने और माउंटबेटन, इन तीनों ने काफ़ी इन लोगों की एक कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई और फिर फाइनली ये मिल गए थे। और कुछ जो है उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट की थी जैसे जोधपुर, हैदराबाद वगैरह, तो उनको अलग अलग एक्शन के थ्रू, जैसे जोधपुर को प्लेबिसिट हुआ था वहाँ पे, एंड देन नहीं रेफरेंडम हुआ था, और जैसे हैदराबाद में पुलिस एक्शन के थ्रू एंड ऑल, तो बाद में फाइनली इंटीग्रेट किए गई प्रिंसली स्टेट्स इंडिया में, ठीक है। और क्या बोला था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में, ये बोला था कि जो ब्रिटिश मोनार्क है इट कैन नॉट वीटो द बिल्स बट योर गवर्नर जनरल कैन, क्योंकि गवर्नर जनरल अपॉइंट किए जा रहे हैं डोमिनियन, हर एक डोमिनियन के लिए, इंडिया और पाकिस्तान के लिए गवर्नर जनरल अपॉइंट किया जा रहा है, ठीक है। तो वही आपके जो है वीटो करेंगे बिल्स, अब मोनार्क जो है वो नहीं करेगा। तो ये तो सिंपल है, कोई पूछेगा भी नहीं, क्योंकि तो बेसिकली एक ऑब्वियस सी बात है। देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड गवर्नर ऑफ द प्रोविंसेस, ठीक है, एंड गवर्नर ऑफ प्रोविंसेस, तो ये जो होंगे आपके कॉन्स्टिट्यूएंट हेड रहेंगे, मतलब कि ये स्टेट्स के सिर्फ नॉमिनल हेड्स हैं, ठीक है, ये सिर्फ नॉमिनल हेड्स रहेंगे, ठीक है। दैट इज़ ये आपके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है आपकी, उनके
बिहाफ, उनके जो है उनके एडवाइस पे काम करेंगे, राइट। देन डिसकंटिन्यू द अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज बाय द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। तो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जो अपॉइंट करते थे उनको, तो वो भी एबॉलिश कर दिया गया, सिविल सर्वेंट्स को वो अपॉइंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि वो खुद ही हट गए ना अब, और सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को खुद ही हटा दिया, वो तो पूरा ऑफिस ही हट गया। फिर एडमिनिस्ट्रेशन इन द प्रोविंसेस टू बी रन अंडर द प्रोविंसेस प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब इस एक्ट में आया था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट बनाया था, ठीक है, तो प्रोविजन जो है वो प्रोविंसेस जो हैं वो अब एडमिनिस्टर इसी के एक्ट के थ्रू होंगे टिल आपका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता। ओके, अभी तक क्या चल रहा था, 1919 ही चल रहा था, 1946 तक 19, ये इंपॉर्टेंट है, 1946 तक 1919 के थ्रू काम कर रहे थे, फिर बाद में आपका 1935 के लिए बोला गया। ओके, देन और एक और एक्स्ट्रा पॉइंट है कि जो बाय लंदन डिक्लेरेशन से जो है कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप हमने ली थी, ठीक है, 1949 में ली थी, एक्चुअली बाद में ली थी, ठीक है। और एक दो पॉइंट्स जो पॉलिटी के इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो हमारा नेशनल फ्लैग है वो कब अडॉप्ट हुआ है, तो हमारा नेशनल फ्लैग जो है वो पहले ही अडॉप्ट हुआ था 22 जुलाई 1947। तो क्या हमें एग्जैक्ट डेट याद रखनी है कि नहीं, एग्जैक्ट डेट याद नहीं भी रहती तो इट्स ओके, अब बस ये याद रखना है कि ये इंडिपेंडेंस से पहले हुआ है, इंडिपेंडेंस से पहले ही हुआ है, ठीक है, इंडिपेंडेंस से पहले हुआ है। देन जो है नेशनल फ्लैग देख लिया हमने, और एंथम, नेशनल एंथम ये जो है 1950 से पहले ली है, ठीक है, मतलब 1947 के बाद, बट 1957 से 50 से पहले। तो नेशनल एंथम जो है हमारी वो हमने बाद में अडॉप्ट किया है 50 से पहले, लेकिन ठीक है। एंड जो हमारा 7th सेशन था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, 7th सेशन वो लॉन्गेस्ट था, 7th सेशन वॉज द लॉन्गेस्ट, ठीक है जी। और क्या चीज़ है, हमारे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। देन हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वो सब हमने 24 जनवरी 1950 को लिया था, मतलब हमने जो है 2 दिन पहले ही ले लिया था, अडॉप्ट कर लिया था, ठीक है। और एक और चीज़ थी कि जो हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं, तो 1947 तक तो चलो ठीक है वो थे माउंटबेटन, लेकिन जब हम इंडिपेंडेंट हुए 15 अगस्त के बाद, फिर कौन थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो उस टाइम पे कुछ टाइम के लिए हमारे सी राजगोपालाचारी जी बने थे, ठीक है, सी राजगोपालाचारी जी बने थे पोस्ट योर जो है 15 अगस्त 1947 के बाद जो है हमारे सी राजगोपालाचारी, मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया के जो थे वो बने थे। और भी कुछ एडिशनल डिटेल हैं, अगर किसी को स्किप करना है तो आप स्किप कर सकते हो, बट ये भी इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रही हूँ, और ये आपके पॉलिटी का ही पार्ट है। तो जैसे कि आपका जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा बना, ठीक है, तो उसका जो फर्स्ट ड्राफ्ट है उसी के बाद आपकी जो है पब्लिक ओपिनियन लिया था, ठीक है। दैट मीन्स क्वेश्चन आए कि पब्लिक पार्टिसिपेशन, लोगों ने पार्टिसिपेट किया था कॉन्स्टिट्यूशन में, तो येस किया था बिकॉज कंसल्टेशन लिया गया था, पब्लिक ओपिनियन वाज टेकन, ठीक है, तो लिया था। दूसरा जो है कि जब आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ही जब एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी वर्क करती थी, ठीक है, तो जब लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह वर्क करती थी तो उसको प्रिसाइड कौन करते थे, हमारे जीवी मावलंकर जी, ठीक है। लेकिन जब वो कॉन्स्टिट्यूंट लेजिस्लेटिव बॉडी क्या होती है, जो लॉ बनाएगी, लॉ मेकिंग करेगी, तो वो ये प्रिसाइड करते थे। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रही है, ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात आ रही है तो हमें कौन प्रिसाइड कर रहा है इनको, राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं वो आपके प्रेसिडेंट तो थे ही, लेकिन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को प्रिसाइड वो तब करते थे, और लेकिन लेजिस्लेटिव बॉडी की तो फर्स्ट स्पीकर जो है आप मान सकते हो ये थे, मावलंकर जी स्पीकर थे, ठीक है। एंड उसके अलावा जो आप बोलोगे कि डे ऑफ इनेक्टमेंट, ठीक है, डे ऑफ इनेक्टमेंट या एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज 26 नवंबर 1949, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 क्या है फिर, वो कमेंसमेंट वाली डेट है, ठीक है। हमारे प्रियम्बल में ये वाली डेट लिखी हुई है, इनेक्टमेंट या एडॉप्शन वाली डेट, ये कमेंसमेंट वाली डेट है,
ठीक है, जिस दिन से कमेंसमेंट शुरू हुआ, जहाँ से आपके सारे के सारे जो प्रोविजन से आर्टिकल्स सब स्टार्ट हो जाएंगे 26 जनवरी से, लेकिन कुछ ही स्टार्ट हुए थे उससे पहले, ठीक है। तो उसके बाद डे ऑफ कमेंसमेंट मैंने बता दिया। 7th सेशन जो था वो लॉन्गेस्ट था, ठीक है। उसके बाद वोटिंग इज़ मस्ट इन द रिजोल्यूशन, जो आपके रिजोल्यूशन पास होते थे उस टाइम पे, उसमें वोटिंग मस्ट होती थी। ये जो लास्ट वाला मैंने पॉइंट बताया ना, वोटिंग इज़ मस्ट इन रिजोल्यूशन, ये इसको काट देना, मतलब ये इसको मैंने गलती से बोल दिया, कुछ और ही था ये पॉइंट एक्चुअली, तो ये नहीं है, ये कोई पॉइंट ही नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि कमेंसमेंट जो है इस दिन हुआ, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि कमेटीज़ वाला, ओके। इसमें आपकी जो कमेटीज़ बनी थी वो भी हमें थोड़ा सा याद। तो जो हमारी कमेटीज़ बनी थी, ठीक है, तो 8 मेजर कमेटी बनी थी, 8 मेजर थी, बाकी कुछ माइनर थी। कितनी माइनर थी? 13 के करीब माइनर कमेटीज़ थी। तो हमें जो 8 मेजर कमेटी है, एटलीस्ट उनकी कमेटी के हेड जो थे वो हमें याद रखना। तो कौन कौन थे हेड, ये देख लेते हैं। जो 8 मेजर कमेटी थी उनके कौन कौन से हेड थे, ठीक है। तो आप देख लो कि जो भाई जवाहरलाल नेहरू हैं, ठीक है, तो वही हैं। जैसे यूनियन की अगर आप पावर्स की बात करो, यूनियन की पावर्स या फिर यूनियन के जो है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन या फिर पावर्स, ठीक है, और कमेटी टू नेगोशिएट विद स्टेट्स, ठीक है। अभी आप ये सोचोगे कि इसमें तो पटेल जी होंगे, नहीं, कमेटी टू नेगोशिएट विद जो स्टेट्स है इसमें पटेल जी नहीं, इसमें प्रिसाइड पटेल जी नहीं कर रहे थे, ये आपके जो हैं जवाहरलाल नेहरू जी ही कर रहे थे। इन तीनों कमेटीज़ को प्रिसाइड जो जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे, ठीक है जी। तो फर्स्ट पीएम जो है हमारे वो ये हैं और यही प्रिसाइड कर रहे थे, ठीक है। देन फिर आती है अपनी एडवाइजरी कमेटी, एडवाइजरी कमेटी एंड प्रोविंशियल कमेटी। एडवाइजरी कमेटी फर्दर डिवाइडेड थी इनटू आई थिंक 2-3 पार्ट्स, और इनको ओवरऑल हेड कौन कर रहे थे? सरदार पटेल जी, ठीक है। तो यूनियन पावर्स, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, कमेटी टू नेगोशिएट विद द स्टेट जवाहरलाल नेहरू, एडवाइजरी कमेटी एंड प्रोविंशियल सरदार पटेल जी, ठीक है। अब देखो देखो स्टीयरिंग कमेटी, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रख सकते हो कि भाई प्रेसिडेंट है राजेंद्र प्रसाद जी हैं, प्रेसिडेंट है, तो गाड़ी कौन चलाता है? मुखिया चलाता है घर का, मेजर वो। तो स्टीयरिंग कौन चलाएगा? स्टीयरिंग कौन चलाएगा? अपने राजेंद्र प्रसाद जी चलाएंगे। इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो और भाई उनका ही राज चलेगा, तो रूल्स कौन बनाएगा? वही चलाएंगे। तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर भी कमेटी के हेड भी वही थे, ठीक है। फिर ड्राफ्टिंग, ये तो सबको याद होना ही चाहिए कि ये तो बहुत कॉमन है, और अभी तक शायद याद हो भी गया होगा, तो ये बी आर अम्बेडकर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्ट करने की कमेटी थी उसके हेड जो हैं बी आर अम्बेडकर। और इसी से आपका आता है कि क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो टॉपिक ही हमारा इतना इंपॉर्टेंट है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जितने भी मेम्बर्स थे हमें वो भी याद करने हैं। तो कौन कौन से इसमें मेंबर्स थे? तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो है उसके मेंबर्स भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको 3-4 चीज़ों में ऐसे डिवाइड करके भी याद कर सकते हो, मैं बताती हूँ। तो 3 तो इसमें ए थे, ए तो अम्बेडकर जी हैं, ये तो सबको याद रहेगा क्योंकि ये तो हेड ही कर रहे थे। अयंगर एंड अय्यर, आप पूरा नाम बुक से देख लेना, ठीक है, ये तरीका है याद करने का। अयंगर एंड अय्यर, अयंगर एंड अय्यर, ठीक है। और अयंगर अय्यर हो गए तो आप कृष्ण जी को भी याद कर लो थोड़ा सा, कृष्णमाचारी, कृष्णाचारी, ठीक है, कृष्णाचारी। तो ये पूरा नाम आप बुक से देख लेना। फिर और कौन थे अपने? एम 3 एम हैं, ठीक है, 3 ए 3 एम और 1 के, ठीक है। तो कृष्णमाचारी हो गए, अम्बेडकर, अयंगर, अय्यर एंड एम से हो गए हमारे मुंशी, ठीक है, मुंशी जी। तो ये पूरा नाम आप उसमें से देखना। देन एम से है, इसके आगे लगेगा एन एम राव, ठीक है। ये इन्होंने किसी और को रिप्लेस किया था, मित्तर थे पहले, फिर वो शायद बीमार हो गए थे, उनकी डेथ हो गई थी, तो फिर वो एम राव जी आए थे, ठीक है। एंड दूसरे एम क्या है? इससे पहले एस लगा दो, तो एम सादुल्ला, ठीक है। तो एक एम एम सादुल्ला, एक एम एम राव और एक एम मुंशी। देन एक ए अम्बेडकर, अयंगर एंड अय्यर एंड कृष्णमाचारी। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के आपके वो हो गए,
ठीक है, तो ये आपका चैप्टर तो ख़त्म हो गया है। अगर आपको रिवीजन करनी है तो मैं आपको एक क्विक आपको बता देती हूँ हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, तो हमने जो जो पढ़ा है मैं उसको एक बार वर्बली ही बताऊंगी, मैं लिख के नहीं बताऊंगी क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो मैं आपको अपने नोट्स से ही देख के बताती हूँ। देखो फटाफट, हमने सबसे पहले पढ़ा 1773। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ये पहला स्टेप था टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फर्स्ट स्टेप था टुवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो मैं बता रही हूँ आपको 1773 तो पहला स्टेप था टू रेगुलेट योर जो है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करना, एंड पहला ही स्टेप था टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन। एंड इसमें आपके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं और आपके जो है गवर्नर जनरल ऑफ जो गवर्नर है बंगाल के, गवर्नर है जो बंगाल के, उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया जाता है और प्लस उनकी हेल्प करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 बनाई जाती है। ठीक है, और मद्रास, इनको पावर किसकी स्टार्टेड टू बी गिवन, मद्रास, एंड इसीलिए फर्स्ट स्टेप टूवर्ड सेंट्रलाइजेशन है, मद्रास और बॉम्बे की पावर्स इनको देने शुरू कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा एक सेटलमेंट एक्ट आता है 1781 का। ठीक है, तो उसमें जो है आपकी सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट भी बनाई थी, तो सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन को डिफाइन करते हैं कि कैलकाटा में होगी। कंपनी के ऑफिशियल्स को इम्यून रखा था और उनको मना कर दिया था ये कि जो है उसकी उस पर जुरिडिक्शन नहीं रहेगी प्रोविंसेस पे। ठीक है, फिर पिट्स इंडिया एक्ट आया था, उसमें जो है ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लेने की कोशिश की थी, क्योंकि काउंसिल जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए थे वो मान नहीं रहे थे। ठीक है, तो इनको बोला कि ठीक है तुम बस कमर्शियल अफेयर्स देखो, जो है 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था, कमर्शियल अफेयर्स देखो और जो बाकी का काम है वो हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे देंगे, मिलिट्री, सिविल एंड रेवेन्यू। ठीक है, जो कंपनी की टेरिटरी है उनको ब्रिटिश पोजेशन बोला, कंपनी की टेरिटरीज को ब्रिटिश पोजेशन बोला, ये था इसमें इंपॉर्टेंट। देन चार्टर एक्ट ऑफ 1793, बिफोर दैट हमारे जो है कॉर्नवालिस जो है 1793 में अपने कॉर्नवालिस वाला वो हमने देखा था कि कॉर्नवालिस ने बोला था कि अपने को वो चाहिए, 86 में बोला था आई गेस ना। इसके बाद जो है बोला था कि अपने को जो है चीफ कमिश्नर, मैंने मिस कर दिया क्या? हाँ मैंने मिस कर दिया एक पॉइंट कि जो है 1784 में बोला था कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसकी पावर को 3 कर दिया था। ठीक है, 4 से 3 कर दिया था, और आपका एक वो बनाया था ना कमांडर इन चीफ। तो उसके बाद जो है एक और इसमें अमेंडमेंट आएगी और उसमें बोला गया था कि ठीक है कमांडर इन चीफ की पावर भी गवर्नर जनरल को देते हैं और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के उसको भी वो ओवरराइड कर सकते हैं। फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1793 आता है, इसमें क्या बोलता है कि माल अदालत चली जाती है, होम गवर्नमेंट जो है वो इंडियन रेवेन्यू से पे की जाएगी, एंड जो है रॉयल अप्रूवल चाहिए होगा फॉर योर अपॉइंटमेंट ऑफ 1793 हम देख लेते हैं। इसमें क्या है कि रॉयल अप्रूवल नीडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ, हाँ गवर्नर जनरल की और जो आपकी वो है गवर्नर की और कमांडर इन चीफ की अगर अपॉइंटमेंट करनी है तो रॉयल अप्रूवल चाहिए। फिर होम गवर्नमेंट जो है उनको इंडियन रेवेन्यू से पे किया जाएगा टिल 1919 ये अपना चला था, उसके बाद ये अबॉलिश हो गया था राइट। फिर ब्रिटिश एक्सचेकर से देने लग गए थे राइट, तो ये आपका स्टार्ट हुआ था यहीं से, और माल अदालत जो है वो हट गई थी। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसमें जो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं आपको मेन बता दी। फिर अपना 1813 का चार्टर एक्ट आएगा, उसमें क्या है कि मोनोपोली जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की वो हटा देंगे, सिर्फ चाय और चाइना में रहेगी कि चाइना में आप जाके ट्रेड कर सकते हो, आपकी पूरी मोनोपोली है, आप अकेले करो और टी में। ठीक है, फिर 1 लाख पर ईयर का जो पैसा दिया गया था एजुकेशन एंड ऑल के लिए, पर वो कभी यूज़ ही नहीं हुआ। ठीक है जी, फिर 1830 और मिशनरीज़ को भी बोला था कि आप फ्री हो आ जाओ आराम से। ठीक है, 1833 में मतलब मिशनरी तो पहले से ही आ रहे थे लेकिन उनको एक खुली छूट मिल गई, आओ रिलीजन अपना फैलाओ। ठीक है, देन 1833 में क्या होता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है, अब यहाँ पे मेजर चेंज क्या होता है कि ये फाइनल स्टेप था टुवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन, क्योंकि अब गवर्नर जनरल बंगाल को इंडिया बना दिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया, और ये था लास्ट स्टेप टू सेंट्रलाइजेशन इसीलिए। और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली है ओवर द चाय एंड चाइना वो भी खत्म कर दी गई थी। ईस्ट इंडिया बॉडी जो है वो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दी गई, एंड उसकी जो टेरिटरीज हैं इन ट्रस्ट फॉर मेजेस्टी बताया गया, इन ट्रस्ट फॉर हिज मेजेस्टी। देन अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस द ओपन कॉम्पिटिशन फॉर सिविल सर्विसेज, लेकिन जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से तगड़ा ऑपोजिशन था तो वो हुआ नहीं। फिर 1853 का चार्टर एक्ट आता है, उसमें जो है सिविल सर्विस ओपन कॉम्पिटिशन आ जाएगा, मकौले कमेटी बनती है। इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, पहली बार जो है आपकी सेपरेट लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल, तो पहली बार आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो अब बनेगी यहाँ पे, और इसमें आपके जो है
इसमें कोई इंडियन नहीं था, ठीक है, बस नाम है इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल क्योंकि इंडिया में बनी है, और इसे मिनी पार्लियामेंट भी बोला था। 4 आउट ऑफ 6 मेंबर जो हैं वो लोकल रिप्रेजेंटेशन से लिए जाएंगे, जो कि अपने मद्रास, बंगाल, बॉम्बे एंड आगरा। फिर आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये आपका गुड गवर्नमेंट एक्ट भी बोला जाता है, गुड गवर्नमेंट एक्ट, तो एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट। एंड इसमें क्या किया गया कि आपका क्योंकि रिवॉल्ट हुआ था 1857 का, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया। देन उसके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो सब हटा दिए गए, सब बंद कर दिए गए, और सारा का सारा कंट्रोल ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया। क्वीन का प्रोक्लेमेशन आता है कि अब मैं यहाँ की महारानी हूँ, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो हैं अपने, उनको वाइस रॉय का खिताब भी दिया कि आपका जो है टाइटल वाइस रॉय भी कर देंगे भाई, और सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया लेकर आए, जिसको 15 मेंबर की ये आपके ब्रिटिश कैबिनेट का पार्ट रहेगा, और वाइस रॉय इसको रिपोर्ट करेंगे, ये कैबिनेट को रिस्पॉन्सिबल होंगे, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। 15 मेंबर की एडवाइजरी काउंसिल इनके लिए बनाई गई एज अ बॉडी कॉर्पोरेट। ये मैंने आपको शायद मिस कर दिया पॉइंट, एज अ बॉडी कॉर्पोरेट। व्हाट इज बॉडी कॉर्पोरेट की इट कैन स्यू एंड इट कैन बी स्यूड फॉर, मतलब ये रिस्पॉन्सिबल है कम्प्लीटली, इसको आप स्यू भी कर सकते हो, ठीक है। और फिर आपका जो है इसके बाद आता है इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861। ये आपका जो है इंडिया की पार्टिसिपेशन को ज़्यादा करने के लिए था कि आप ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करो, तो डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट होगा यहाँ से। पहला तो है डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट होता है कैसे कि आपकी जो है प्रोविंशियल असेंबलीज जो है लेजिस्लेटिव असेंबलीज बनाने की बात की गई थी, ठीक है। पंजाब में भी बोला गया था, है ना, बंगाल में, पंजाब में, ठीक है, और एक और जगह पे बोला गया था। प्लस जो है आपकी कहाँ पे बनाई गई थी, एक सेकंड मैं देख के बताती हूँ, मैं खुद ही। तो ये थी आपकी पंजाब, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस एंड योर नॉर्थ वेस्ट एंड योर बंगाल, ठीक है। तो बंगाल, नॉर्थ वेस्ट एंड पंजाब, प्लस ये आपकी जो लेजिस्लेटिव पावर्स ये स्टार्ट कर दी थी इन्होंने बॉम्बे और मद्रास को देना, ठीक है। तो बॉम्बे, मद्रास को देना, एंड पंजाब, बंगाल और नॉर्थ वेस्ट के लिए और अदर्स के लिए इन्होंने बोला था कि हम बनाएंगे, राइट। इसमें क्या किया था कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं वो पहली बार, क्योंकि इंडियंस की पार्टिसिपेशन चाहते थे ये कि इंक्लूड करते हैं, चलो, तो राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव ये लिए थे, ठीक है। लेकिन ये इलाइट सेक्शन के लोग थे, और इसमें इनका कोई इतना फ़ायदा नहीं हुआ। नॉमिनेटेड बाय द वॉइस रॉय फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। कौन इनको करेगा नॉमिनेट, जो है वॉइस रॉय करेगा फॉर द लेजिस्लेटिव काउंसिल, हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल, नॉट एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, ओके। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नहीं लिए थे, लेजिस्लेटिव में लिए थे, ये याद रखना है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव में हमारे 1909 में आएंगे सत्येंद्र सिन्हा, ठीक है, पहली बार। तो ये आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो लॉ मेकिंग बॉडी है उसमें आए हैं ये, ठीक है। वही लॉ मेकिंग बॉडी जो हमारी अभी बनी थी 1853 में जो बनी थी, वही वाली लॉ मेकिंग बॉडी में हमारे ये 3 एलाइड मेंबर्स को ऐड किया गया है, ठीक है। एंड उसके बाद जो है इसी में आपका फिर ऑर्डिनेंस वाला हमने पढ़ा था कि वॉइस रॉय ऑर्डिनेंस पास कर सकता है 6 मंथ्स के लिए। देन पोर्टफोलियो सिस्टम वो लेकर आए थे उससे पहले, ठीक है। एंड जो है उसके अलावा जो है मेक्स रूल्स एंड ऑर्डर्स फॉर द कन्वीनियंट बिजनेस ट्रांजैक्शन, ये वॉइस रॉय कर सकता है। फिर आता है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892, उससे पहले हमारा 1885 में अपना आ गए हैं कौन, आईएनसी आ चुका है। एंड ये जो है इनका काम क्या था कि इंक्रीज करना नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, क्योंकि जो 1861 में क्या था कि आपको कोई बजट पे डिस्कशन अलाउड नहीं है, बजट पे कोई डिस्कशन अलाउड नहीं था, ठीक है, कोई वोटिंग पावर वगैरह कुछ नहीं थी, ठीक है। तो अब जब 1892 में आपका क्या है, इन्होंने बोला कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को बढ़ाएंगे, तो सेंट्रल में और प्रोविंशियल दोनों काउंसिल से बढ़ाए गए थे। इनडायरेक्ट इलेक्शन वर्ड आपका पहली बार आया था नॉमिनेशन के लिए मेंबर्स का इन द सेंट्रल एंड द प्रोविंशियल, ठीक है। तो जो हमने पढ़ा था बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो हैं वो नॉमिनेट करेंगे, और म्यूनिसिपैलिटीज़, यूनिवर्सिटीज़ एंड ऑल वो सब हमने देखा था, राइट। फिर जो है इसके बाद इनडायरेक्ट इलेक्शन फॉर द नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स, ये हमने देख लिया, ओके। हाँ, फिर इसमें क्या था कि बजट को आप डिस्कस कर सकते हो, एंड क्वेश्चन आप एग्जीक्यूटिव से पूछ सकते हो, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव से आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ठीक है, लेकिन सप्लीमेंट्री क्वेश्चन वाज नॉट अलाउड, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछना अलाउड नहीं है। बजट को डिस्कस कर सकते हो पर वोटिंग अलाउड नहीं है, ठीक है। तो वोटिंग नहीं दी थी, वोटिंग पावर नहीं दी थी, ओके। ओके जी। फिर क्योंकि वोटिंग पावर तो हमें बाद में मिली है, इसमें यह था डिस्कस कर लो पर वोट नहीं कर पाओगे, ठीक है। फिर हमारा ये सब होने के बाद 1892 का जो है ये, इसके बाद हमारा 1909 में मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स, एंड इसी में आपका जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल में
आपका जो है इंक्रीज़ किया गया नंबर 16 से 60 कर दिया गया सेंट्रल वाले में और प्रोविंशियल में भी, लेकिन ऑफिशियल मेजॉरिटी रिटेन की गई थी। ये बहुत दुखी था कि ऑफिशियल मेजॉरिटी है लेकिन प्रोविंशियल में आपकी नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी आई, मतलब इंडियंस मेजॉरिटी में आ गए थे प्रोविंशियल में। और नंबर अलग अलग वेरी करता है हर प्रोविंस का, इसलिए नंबर नहीं याद रखना, लेकिन नंबर बढ़ा दिए गए थे, तो ये अच्छी बात थी। फिर इसी में आपका 1909 वाले में सेपरेट इलेक्टोरेट, इसमें हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी। एस से हमने बहुत सारी चीज़ें की थी। एस से मतलब साइज़ बढ़ाया लेजिस्लेटिव काउंसिल का, ठीक है। एस से दूसरे एस से हमने पढ़ा था सेपरेट इलेक्टोरेट लेकर आए। ये किसके लिए लेकर आए? मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है, मुस्लिम्स के लिए। उसमें भी 2-3 चीज़ें थी कि इनकी इनकम क्वालिफिकेशन हिंदू से कम भी रखेंगे और दूसरा इनको एक्सेस में, उनकी पॉपुलेशन से एक्सेस में भी उनको सीट्स दी जाएंगी, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। और तीसरा एस क्या था? सत्येंद्र सिन्हा, पहली बार एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कोई इंसान आने वाला था, तो वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एज अ लॉ मेंबर सत्येंद्र सिन्हा जी आए थे। एंड एक और एस हमने पढ़ा था इसमें, एक और एस क्या पढ़ा था देख लेते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, ये तो देख लिया था। हाँ, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, एक और ऐसा क्या पढ़ा था कि अब आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हो, ठीक है जी। एंड जो है, और इसमें उसके अलावा क्या था कि जो बजट है वोटिंग भी अलाउड कर दी गई थी, पर सेपरेट आइटम्स को, इसमें भी एक और ऐसा आ गया कि सेपरेट आइटम्स इन द वोट बजट कैन बी वोटेड बट नॉट द बजट एज अ होल, कंप्लीट बजट पे वोटिंग नहीं होगी, तो ये एक और ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये 1909 के रिफॉर्म्स हैं। और एक और पॉइंट था इसमें, एक और पॉइंट था सेपरेट रिप्रेजेंटेशन फॉर द प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, जमींदार्स एंड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, ठीक है। तो जमींदार्स और इन सब के लिए भी लेकर आए थे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे जो इलेक्शन की बात की गई थी, ठीक है, मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स में, इससे पहले वाले इलेक्शन तो इनडायरेक्ट थे, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तो ये भी इनडायरेक्ट इलेक्शन ही थे। यहाँ पे क्या था कि लोकल बॉडीज़ जो हैं इलेक्टोरल कॉलेज बनाएंगी, और इलेक्टोरल कॉलेज जो है प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर को लेगा, और फिर प्रोविंशियल वाले फाइनली सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को, तो सेंट्रल वाले को प्रोविंशियल। तो ये भी आपका इनडायरेक्ट इलेक्शन ही था। अभी डायरेक्ट इलेक्शन फ्रेंचाइजी वगैरह कुछ नहीं दिया है, डायरेक्ट इलेक्शन का अभी नहीं था यहाँ पे सिस्टम ऐसा कुछ, ठीक है। एंड सिस्टम जो है बहुत इनडायरेक्ट है, क्योंकि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल वॉज रिमोट एंड अनयूजुअल, ये इसका वो है ड्रॉबैक है। एंड रियल पावर जो है आपकी गवर्नमेंट के पास ही थी इनडायरेक्टली, तो क्योंकि वहीं पे वही मेजॉरिटी में थे, और ठीक है। तो उसके बाद हमने फिर उसके बाद 1919 पढ़ा। 1919 में हमने 2-3 चीज़ें पढ़ी थी। एक तो डायरकी लेकर आए थे, ये डायरकी लेकर आए थे प्रोविंसेस पे डायरकी लेकर आए थे। उसमें इन्होंने 2 सेपरेट लिस्ट कर दी थी, ट्रांसफर्ड एंड योर रिजर्व्ड में अच्छे वाले फिनेंस, रेवेन्यू, ये सब रखा था, जिसमें गवर्नर जनरल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल रूल करेंगे और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली के पास। लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब जो MLA हैं वो उनसे ना कुछ अता पता कुछ नहीं पूछेंगे, ठीक है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल है, गवर्नर जो है रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसफर वाले में, लेकिन यहाँ पे अच्छे वाले मैटर नहीं थे, इसलिए ये डायरेक्टली जो है फेल हो गया, एज एन फेल एक्सपेरिमेंट था। और 1919 में क्या बोला गया था कि बाय कैमरलिज्म लेकर आए थे सेंटर पे, ये भी हमने पढ़ा था। लिमिटेड फ्रेंचाइजी दी गई थी, ठीक है, लिमिटेड फ्रेंचाइजी थी आपकी 10% तक। और लिमिटेड फ्रेंचाइजी में एक और पॉइंट मैं भूल गई थी बताना उस टाइम पे, कि प्रॉपर्टी टैक्स और एजुकेशन, इसके बेसिस पे आपको फ्रेंचाइजी दी थी। तो ऑलमोस्ट सिर्फ 10% लोग ही आपके डायरेक्ट इलेक्शन, मतलब अब इसमें है डायरेक्ट इलेक्शन थे, बट 10% ही लोगों के पास जो है वोटिंग राइट्स थे, राइट। फिर सेपरेट इलेक्टोरेट्स, ठीक है, कम्युनलाइज कर दिया इन्होंने, लीगलाइज कर दिया कम्युनलिज्म को। सेपरेट इलेक्टोरेट सिख के लिए भी ले आए, एंग्लो इंडियंस के लिए ले आए, क्रिश्चियंस के लिए ले आए। क्वेश्चन अगर आ जाए मुस्लिम के लिए लेके आए, नहीं वो तो पहले ही आए थे, वो तो 1909 में ही आ गया था मुस्लिम्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो है हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन फॉर 6 years, ये भी लेकर आए थे, प्लस आपका पब्लिक सर्विस कमीशन लेकर आए, ठीक है। और क्या था, और जो है वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बोला था कि 3 में से 6 मेंबर्स जो हैं वो इंडियन रहेंगे, ठीक है। वो आपके 1916 में लखनऊ पैक्ट की डिमांड के उससे हुआ था, ठीक है। और क्या था, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया, और बाकी उनकी जो सैलरी है वो ब्रिटिश एक्सचेकर से मिलेगी, ठीक है। अब वो हम इंडिया के पैसा नहीं खाएंगे, ठीक है, उनको वहाँ से सैलरी दे देंगे, तो ये वाली बात भी हुई थी। पब्लिक सर्विस कमीशन जो सेटअप हुई थी 1926 में हुई थी, ली कमीशन के रिकमेंडेशन पे हुई थी। और फिर वुमेन को भी वोटिंग राइट्स मिले थे, लेकिन सम वुमेन गॉट वोटिंग राइट, नॉट ऑल, सबको नहीं मिले थे, ठीक है। ये आया हुआ है शायद UPSC में क्वेश्चन। और फिर
इसके बाद जो है उसके बाद ये हो गया 1919 का हो गया, ये डायरकी वाला तो फेल हो गया एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो फिर उसके बाद हाँ साइमन कमीशन आता है। साइमन कमीशन जो आता है अपना 1927 में, ठीक है, 27-28 में। तो साइमन कमीशन आता है, फिर वो बोलता है कि डायरकी को एबॉलिश कर दो भाई, डायरकी को एबॉलिश कर दो और ये डायरकी जो है सेंटर पे ले आओ। बायकैमरलिज्म जो है नहीं, और क्या बोलता है, एक सेकेंड, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात करता है और कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम को बोलता है कंटिन्यू करो। फेडरेशन की बात करता है, हाँ फेडरेशन ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स का फेडरेशन की बात करता है। तो फिर उसके बाद आपका आता है 1935 का एक्ट। 1935 एक्ट में ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की गई थी, जिसमें आपके प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स की बात की गई थी। डायरकी को ख़त्म कर दिया गया था प्रोविंसेस पे, ठीक है। तो डायरकी को ख़त्म कर दिया था प्रोविंसेस पे, लेकिन सेंटर पे ले आए थे, उसी को सेंटर पे ले आए थे। बायकैमरलिज्म जो है सेंटर पे था, तो उसी को अब जो है स्टेट्स में ले आए थे। तो 11 में से 6 में लेकर आ गए थे, ठीक है। और क्या पढ़ा था हमने, आरबीआई आ गया था भाई, आरबीआई आ गया था। फ्रेंचाइजी, अच्छा सॉरी, फ्रेंचाइजी यहाँ पे 10% लोगों को यहाँ पे मिली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। जो है हमने इससे पहले मैंने जो आपको 10% बता दी वो सॉरी शायद गलती से बता दी, मैं भी खुद भूल गई होंगी। 1919 में नहीं है, ठीक है, 10% नहीं है, वो कम हो गई और भी, शायद 1% होगा। तो 10% लोगों को फ्रेंचाइजी मतलब और एक्सटेंड कर दी फ्रेंचाइजी, 10% को 1935 से मिली है। फिर आपका जो है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आ गई, ठीक है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की इन्होंने बात की और बायकैमरलिज्म हो गया। देन बजट जो है पहली बार आपका जो है बजट वो कब सेपरेट हुआ था, बजट जो सेपरेट हुआ था पहली बार वो आपका 1919 में ही हो गया था, तो वो मैंने मिस कर दिया पॉइंट। 1919 वाले में ये है कि बजट जो है पहली बार कि आपका प्रोविंसेस का अलग बजट और उसका अलग बजट, ठीक है। लेकिन 1935 में एक तो फेडरेशन की बात की गई थी, फिर आपका ये डायरकी ख़त्म करने की बात की गई थी, वहाँ से सेंटर पे आ जाएगी। बायकैमरलिज्म लेकर आए, आरबीआई बना, 10% फ्रेंचाइजी दी गई, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आई, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन अपना शुरू होगा, ठीक है। और क्या बोला गया था इसमें, जो है आपका जो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, देन स्टेट पब्लिक जो प्रोविंसेस पब्लिक सर्विस कमीशन एंड फेडरल कोड की भी बात हुई थी, फेडरल कोड भी बनेगा, तो फेडरल कोड भी आया, ठीक है। बस, और फिर हमारा 47 है, वो तो जस्ट हमने भी पढ़ा ही था कि उसमें क्या क्या प्रोविजंस थी, ठीक है। ओके, तो यह आपका यूनिट ख़त्म होता है। थैंक यू।